जी भाई साहब। हाँ ठीक। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। हम सभी लोग आरोग्य भारती के कार्यकर्ता जो दाईं ओर हैं वो प्रांत के सेलेक्टेड व्यक्ति जो हम यहाँ प्रतिनिधि मंडल सभा में बुलाते हैं वो सभी यहाँ उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे प्रांत का। ऐसे 44 प्रांतों से हमारे यहाँ प्रतिनिधि हमें आए हैं और मंच के बाएं और नगर के प्रतिष्ठित सुधीजन हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हैं। कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे और हम कार्यक्रम का एक फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे, एक उद्घाटन सत्र प्रारंभ करेंगे। आरोग्य भारती 24 प्रकल्पों पे कार्य करती है, जिनमें योजनात्मक, प्रशिक्षणात्मक, जागरण तथा समसामयिक प्रकल्पों का मिलाप है। आरोग्य भारती अब इस वर्ष सुपोषण और पर्यावरण के कार्यों पर अधिक बल दे रही है। आज हम सभी लोग अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल बैठक 2022 के उद्घाटन सत्र में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा निवेदन है कि जो बंधुवर रास्ते में खड़े हैं वो कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यकर्ताओं को छोड़कर कोई और खड़ा ना रहे। भविष्य हरिओम। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक स्वयंसेवी संगठन है। वर्ष 2012 से प्रारंभ होकर वर्तमान में 24 प्रकल्पों पर आरोग्य भारती समाज में कार्य कर रही है। योजनात्मक, प्रशिक्षणात्मक, जागरण और समसामयिक प्रकल्पों पर आरोग्य भारती का बल है। आज अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल बैठक 2022 के उद्घाटन सत्र में हम सभी एकत्रित हैं। आरोग्य भारती की ओर से मंचस्थ सभी गणमान्य अतिथि तथा सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को हम स्वागत करते हैं। मैं मंचस्थ सभी विद्वज्जनों से निवेदन हूँ कि दीप प्रज्वलन और पुष्पार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ करें।
धन्वंतरी स्थान के लिए सुप्रीति सिंह, स्वर्णिमा शुक्ला, श्वेता द्विवेदी और अंशिका पांडे। सुप्रभात। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम आप लोग अपना पृष्ठभूमि सीधा करके बैठ जाएं। इसके पश्चात मैं 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करूंगी, पुनः आप लोग दोहराएंगे। धन्वंतरी स्तवन। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरायुगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां ना त्वं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखतप्तानां प्राणिनां अतिनाशनम्। मैं निवेदन करूंगा आरोग्य भारती के अखिल भारतीय महासचिव श्रीमान डॉक्टर सुनील जोशी जी से कि वे आपकी परिचय, सम्मान तथा स्वागत की कड़ी प्रारंभ करें। आरोग्य भारती के प्रतिनिधि मंडल बैठक के इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मूल रूप से आप गढ़वाल क्षेत्र से हैं। 1990 में स्नातक शिक्षा के समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं। तदुपरांत महंत आदित्यनाथ जी से दीक्षा लेकर संपूर्ण संन्यास ग्रहण किया। वर्ष 1998 से भारतीय जनता पार्टी से सबसे युवा सांसद बने। 5 बार सांसद रहने के बाद वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पद की शोभा आप बढ़ा रहे हैं। आप अपने अध्ययन काल से ही आकर्षक तथा स्पष्ट वक्ता रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के लिए आरोग्य भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जी पंडित जी को आमंत्रित करता हूँ। करो ना ग्रुप में शेयर करो ना ग्रुप में। अरे यार तुम चला मंच पर श्रीमान डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य उपस्थित है। मनमोहन जी का जन्म संघ परिवार में नागपुर में हुआ। आपके पिता संघ के अधिकारी रहे। प्रारंभिक शिक्षा उपरांत आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। संघ के विभिन्न दायित्व जैसे गुजरात प्रांत के प्रांत प्रचारक, बाद में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख तथा विश्व विभाग के कार्य को भी आपने देखा। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
सह सर कार्यवाह का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र भोपाल है। संपदा में सम्मान के होगा लिए तो मैं फोटो ले डॉक्टर लोगे। प्रवीण जी भावसार जी को आमंत्रित करता हूँ। देख लेना यार, अच्छे से ले लेना 2-3 फोटो, बाकी मैं भी ले लूँ। जो भी है सोनी भाई साहब, मेहर भाई साहब सब रहेंगे लगभग। मंच पर उपस्थित राजेश कोटेजा जी मूल रूप से गुजरात से हैं। आप बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे हैं। आप प्रारंभ से ही सेवा कार्य से उन्मुख हैं। आपने आयुर्वेद में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रतिष्ठित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। बाद में नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी। आयुर्वेद क्षेत्र में अग्रणी कार्य हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2015 में पद्मश्री से आपको पुरस्कृत किया। वर्तमान में आप वर्ष 2017 से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पद पर कार्य कर रहे हैं। सम्मान के लिए मैं श्रीमान कीर्ति कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। कीर्ति कुमार जी। प्रकाश जी भी इस बैठे हैं तो थोड़ा सामने आकर सुनेंगे। मंच पर श्रीमान जगदीश जी गांधी उपस्थित हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। आप महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे से प्रेरित हैं। आपने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक कार्यवाहक के रूप में और कार्य किया है। CMS ने विश्व के सबसे बड़े विद्यालय होने का कीर्तिमान स्थापित किया है। सम्मान के लिए मैं श्रीमान प्रकाश जी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। मैं विशेष उल्लेख करूंगा, अपने बीच उत्तर प्रदेश शासन के आयुष मंत्री दयाशंकर जी मिश्रा उपस्थित है। आप सामने बैठे हैं। मंच पर आरोग्य भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जी पंडित उपस्थित हैं। आप शिमला से हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में प्रवास होता है। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर श्रीमान प्रवीण जी भावसार, आप मूलतः गुजरात अहमदाबाद के हैं। पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राष्ट्रीय संरक्षक ऐसा दायित्व है। डॉक्टर BN सिंह जी आरोग्य भारती के कार्याध्यक्ष के रूप में आप दायित्व निभा रहे हैं। लखनऊ के हैं, होम्योपैथी के अच्छे जानकार हैं। धन्यवाद। आरोग्य भारती के संक्षिप्त परिचय के लिए श्रीमान डॉक्टर राकेश जी पंडित, अखिल भारतीय अध्यक्ष आरोग्य भारती।
की अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल बैठक में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर सहकारवाद श्रीमान मनमोहन वैद्य जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर प्रवीण भाई भावसा जी, हमारे बीच दिल्ली से पधारे आरोग्य भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा जी, इस संस्थान के संस्थापक श्रीमान डॉक्टर जगदीश गांधी जी तथा मेरे सहयोगी डॉक्टर बीएन सिंह जी तथा सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों और बहनों, जैसे आरोग्य भारती के नाम से हम परिचित हैं। आरोग्य का मतलब स्वास्थ्य, भारती का मतलब भारतवर्ष। आरोग्य भारती पूरे देश को दादा एक घंटा हो गया निकल गया करने के लक्ष्य के लिए काम कर रही है। आरोग्य भारती है स्वास्थ्य में भी मुख्यतः जो प्रिवेंटिव हेल्थ है, जिसमें कि रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, अपनी स्वस्थ जीवन शैली, ऋतु अनुसार भोजन और दिनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करके हम कैसे रोगों से बच सकते हैं, इसके ऊपर मुख्य जो हमारा स्ट्रेस रहता है उसको लेकर आरोग्य भारती काम कर रही है। आजकल हम देखते हैं हेल्थ और वेलनेस की बड़ी चर्चा है। हेल्थ और इलनेस दो अलग अलग चीजें हैं। तो हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, वेलनेस, और इलनेस का मतलब बीमारी या रोग। तो आरोग्य भारती हेल्थ के ऊपर काम करती है, यानी वेलनेस के ऊपर काम करती है सारे देश में। आरोग्य भारती अपने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए आरोग्य भारती पूरे देश भर में कार्यरत है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर विकसित हुई भारतीय संस्कृति में हम देखें तो स्वास्थ्य को पहले पायदान के ऊपर रखा गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, यानी कि आरोग्य ही सब चीजों का मुख्य कारण है। सुख संपदा व स्वास्थ्य से का आपस में अटूट संबंध है। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही राष्ट्र समृद्ध बनता है, सशक्त बनता है और गौरवशाली बन सकता है। इसी चिंतन को लेकर 2 अक्टूबर 2002 को केरल के कोच्चि में धन्वंतरी जयंती के पावन दिवस के ऊपर आरोग्य भारती की स्थापना की गई। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गांव तथा स्वस्थ राष्ट्र, इस लक्ष्यों को लेकर आरोग्य भारती पूरे देश भर में 24 प्रकार के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों, आयामों के माध्यम से कार्यरत है। जिनमें मुख्यतः स्वस्थ जीवन शैली, विद्यालय स्वास्थ्य प्रबोधन, आरोग्य मित्र प्रशिक्षण, वनौषधि प्रचार प्रसार, फर्स्ट एड या तथा इस प्रकार के अन्य महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, इन सब ऐसे 24 प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में जो 830 जिले हैं उनमें 751 जिलों में आरोग्य भारती का कार्य है, जो लगभग कुल जिलों का 86% बनता है। और 1/3 जिलों तक तो खंड स्तर पर या तहसील स्तर पर भी आरोग्य भारती का कार्य करता है। आरोग्य भारती सभी चिकित्सा पद्धतियों को संभाव से देखते हुए, साथ लेकर चलते हुए एक हेल्थ केयर सिस्टम इस देश में हो, इसकी पक्षधर है। आरोग्य भारती समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करती है, सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम है। इसके लिए इसमें डॉक्टर्स भी हैं, सभी चिकित्सा पद्धतियों के, मेडिकोज भी हैं, नॉन मेडिकोज भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, और समाज के आम जन जिनकी स्वास्थ्य के बीच में स्वास्थ्य में रुचि है तथा सेवा अनुरागी है, सेवा भाव है, ऐसे लोग आरोग्य भारती के साथ जुड़े हैं सारे देश में और आगे भी जुड़ सकते हैं। आरोग्य भारती आरोग्य के क्षेत्र में सेवा का काम करते हैं, हम जागरण का काम करते हैं, इसमें अवेयरनेस के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से लोगों से कैसे बचना है, अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, इसके लिए काम करते हैं। आरोग्य भारती समय समय पर साहित्य प्रकाशन भी करती है आरोग्य के बारे में। इसमें देश की लगभग सभी भाषाओं में आरोग्य भारती का साहित्य जो उपलब्ध है, जो कि निःशुल्क लोगों को वितरित किया जाता है। आरोग्य भारती साहित्य निर्माण भी करती है, कई विशेष प्रकार की बीमारियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करना, साहित्य तैयार करना,
जिसमें जैसे कोरोना काल में आरोग्य भारती ने कोरोना से बचने के लिए खासकर तीसरी लहर के लिए विशेष साहित्य तैयार किया, ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए। इसी तरह भी सुपोषण के ऊपर ये कार्य चल रहा है। फिर अनुसंधानात्मक एकेडमिक गतिविधियां भी आरोग्य भारती के माध्यम से चलती हैं। इसके साथ साथ आरोग्य के क्षेत्र में समसामयिक जो विषय रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिससे लगता है कि सरकार या नीति निर्धारकों को उसके विषय में ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आरोग्य भारती भारतीय स्वास्थ्य चिंतन के अंतर्गत समय समय पर भारत सरकार तथा अन्य सरकारों को अपने सुझाव देती रहती है, जिसका उदाहरण है सन 2017 में जो स्वास्थ्य नीति भारत सरकार द्वारा घोषित की गई, उसमें अधिकतर जो बिंदु थे आरोग्य भारती द्वारा सरकार को 2014 में सुझाए गए थे। इसी प्रकार वर्तमान में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य तंत्र, इसको लेकर जो नीति आयोग तथा भारत सरकार कार्य कर रहा है, इसमें भी आरोग्य भारती देश भर के जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा कर, उनसे विमर्श करने के बाद हमने भारत सरकार को नीति आयोग को सन 2021 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके ऊपर आप बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है और पूरे देश में इस विषय के ऊपर चर्चा है। पिछले वर्ष भोपाल में, इसी वर्ष भोपाल में माननीय राष्ट्रपति उस समय के श्री रामनाथ कोविंद जी एक कार्यशाला में आरोग्य मंथन में आए थे और उन्होंने वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इसके विचार को बड़ी सराहना की और इसका पक्ष सभी के आगे रखा। इस तरह हम देखते हैं आरोग्य के जो सभी पहलू हैं उनको साथ लेकर आरोग्य भारती बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पे कार्य करती है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित हैं और हमें आरोग्य भारती के बारे में बहुत भी जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। अब हम विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी से निवेदन करते हैं। आरोग्य भारती के इस प्रतिनिधि मंडल के अधिवेशन में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आयुष मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कोटेचा, प्रसिद्ध समाजसेवी शिक्षाविद जगदीश जी गांधी और आरोग्य भारती के मंचासीन सभी पदाधिकारी और सभागार में उपस्थित सभी आरोग्य भारती के कार्यकर्ता और शहर के नागरिक भाइयों बहनों, अधिकतर लोग आरोग्य भारती में वैद्य हैं। मैं केवल नाम का वैद्य हूं, इसलिए आरोग्य के बारे में मैं कम बोलूंगा। कल से मैं सोच रहा था आरोग्य शब्द का मूल क्या है, तो अरोग में से आरोग्य बना है। तो रोग न होना, डिसीज न होना, इस अरोग की स्थिति को आरोग्य कहा है। और आरोग्य समाज का, लोगों का, परिवारों का अच्छा हो, इसके लिए अनेक प्रकार के 24 आयामों से आरोग्य भारती के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके बारे में हमने सुना है। लेकिन आरोग्य के साथ शब्द यहाँ पर भारती भी जुड़ा है। मैं भारती के बारे में बात करूंगा। हमें समाज में लोगों को जो बीमार है, जो रोगी है, उनको रोग से मुक्त करना है, हर प्रकार के प्रयत्न करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको उनसे एक संबंध, आत्मीय संबंध बांधकर उनको भारत सिखाना है, अपने आचरण व्यवहार से उनको भारत दिखाना है और उनके अंदर का सुप्त भारत के भाव को जगाना है। ये भी साथ साथ काम करना है, इसलिए इसको आरोग्य भारती कहा है।
भारत की दुनिया में विशिष्ट पहचान है, उसका आधार भारत की आध्यात्मिकता है। स्पिरिचुअलिटी बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ दैट मेक्स भारत डिस्टिंक्ट। इस आध्यात्मिकता के कारण ही, जीवन दृष्टिकोण आध्यात्मिक होने के कारण ही सारी सृष्टि को वो कनेक्टेड, एकात्म ऐसा देखता है। और इसने इस भारत के सारे समाज के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को शेप दिया है। जैसे अभी यहाँ मेरे कहते समय स्वस्थ राष्ट्र का उल्लेख किया, मैं अरोग, निरामय, स्वस्थ तीन में अंतर करता हूँ। राष्ट्र का स्वस्थ होना यानी अपने स्व में स्थित होना, तो राष्ट्र का यह स्व जगाना पड़ेगा। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन, स्वदेशी, इस स्व में जो स्व है वह भारत का ये आध्यात्मिक चिंतन के कारण जो व्यक्तित्व बना है वह वास्तव में भारत का स्व है, जो किसी के विरोध में नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की इसकी विशेषता है, क्षमता है। ऐसा इसका इतिहास रहा है। संक्षेप में इस भारत की इस पर्सनैलिटी के जो प्रमुख पहलू है, पहला पहलू है एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति। सत्य ईश्वर एक ही है, एक है, एक ही नहीं, एक है। वहां तक पहुंचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, वे सभी समान है। सबका स्वीकार करना ये भारत की विशेषता रही है। टॉलरेंस, सहिष्णुता, ये वास्तव में भारत की विशेषता नहीं रही। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने 1893 के अपने भाषण में कहा है। क्योंकि टॉलरेंस में एक प्रकार का इनटॉलरेंस है। जब मैं कहता हूँ मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, मतलब मेरा तो मारने का मन हो रहा है, लेकिन इट डजंट लुक गुड, मैं बर्दाश्त करूंगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑल वेज टू बी ट्रू। सबका स्वीकार। स्वामी जी ने कहा कि मुझे गर्व है यह कहते हुए कि हमारी संस्कृत भाषा में एक्सक्लूजन के लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि हम किसी को छोड़ते नहीं। सबका समावेश करते हुए साथ लेकर चलना ये भारत की एक विशेषता है। और अनेकता में एकता देखकर विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना यह भारत की विशेषता है। इसलिए भारत का वर्णन कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा होता है, वास्तव में सही नहीं है। सही बात यह है इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो विविधता का उत्सव मनाने का सिखाने वाली यह भारत की एक ही संस्कृति है जिसका आधार आध्यात्मिक है। इसलिए सबको साथ लेकर चलने की विशेषता, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं नए मानवों के संभाग से हम भयभीत नहीं होंगे। उनकी विशेषताओं को पहचान कर उनको प्रिजर्व करते हुए विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, उनको साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। यह भारत की विशेषता है। और प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य इस अंदर के देवत्व को प्रकट करते हुए मोक्ष पाना है। ये मेरे अंदर के देवत्व को प्रकट करने का प्रत्येक का मार्ग अलग अलग हो सकता है। इतने प्रकार की उपासना, इतने प्रकार के रिलीजन्स, धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। इसलिए यहाँ पर अपनी अपनी उपासना चुनने का स्वातंत्र भारत में हर एक को रहा है। इसलिए यहाँ पर पहले से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। यह सब भारत के सारे समाज के लोग इसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। यह भारत की विशेषता रही है। यह भारत का स्व है। ऐसे भारत को तो हम सब एक है। एकता का भाव अगर मजबूत रहेगा तो विविधता, डिफरेंसेस, भेद नहीं लगेगी। और आध्यात्मिक आधार के कारण ही समाज को लौटाना, समाज को देना, यह हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। उपासना अलग है, धर्म अलग है।
धर्म की व्याख्या मैं करता हूँ कि ओपन योर आईज एंड क्लोज योर कैपिटल आई। आंखें खोलो, मैं छोटा करो, तो हम का दायरा बड़ा होता है, और जो हमारे नहीं वे भी हमको अपने लगने लगते हैं। उनके लिए कुछ करने का, देने का मन होता ही है। यह देना, समाज को लौटाना, वापिस करना, इसको धर्म कहा है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा भगिनी निवेदिता ने कहा, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एक्यूमुलेटेड पारिश्रमिक के पूंजी पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है, तो समाज की हर व्यक्ति संपन्न समृद्ध बनती है। ये धर्म है। धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, धर्म कनेक्ट्स विद ऑल, धर्म यूनाइट्स ऑल, धर्म बाइंड्स ऑल टुगेदर, धर्म होल्ड्स ऑल टुगेदर। इसलिए हमारे धर्म की व्याख्या है, धारणा धर्म मिथ्या हो, धर्मो धार्यते प्रजा। ये समाज को देते रहना, और ये पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा है, भारत के सिवाय अनेक देशों में भी पैंडेमिक था, वहां केवल राज्य कर्मचारी ही लोगों की सेवा कर रहे थे। भारत में राज्य कर्मचारियों ने जी जान से सेवा की है, इसमें कोई दो मत नहीं, परंतु बड़ी मात्रा में समाज का वर्ग बाहर निकला है। लाखों की संख्या में 5.5 लाख संगठन के स्वयंसेवकों ने यह जानलेवा इन्फेक्शस डिसीज है, यह जानते हुए भी बाहर निकलकर काम किया है। क्योंकि समाज मेरा अपना है, इसके पीछे की प्रेरणा केवल आध्यात्मिक है और कुछ नहीं है। इसलिए ये जो भारत की पहचान, इस भारत की पहचान को अगर हम सबके बीच में जगाते हैं, तो भारत में जो विभाजनवादी वृत्तियां काम कर रही है, डिफरेंसेस खड़े करते हुए समाज को आपस में भिड़ाने लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम एकता का आधार हमको मजबूत करना है। और इसलिए हम उनका आरोग्य की चिंता करते करते साथ साथ जितने लोगों से हमारा संपर्क होगा, और रोग की स्थिति में जो रोगी होता है वो वैद्य को भगवान ही मानता है। तो जो कहेगा, जो प्रिय चीज न खाने के लिए कहेगा वो छोड़ सकता है, जो अप्रिय चीज लेने के लिए कहेगा वो लेना शुरू कर सकता है। इसलिए इस स्थिति में अगर हम, जो मैंने आरंभ में कहा कि रोग को ठीक करने के साथ साथ जो आरोग्य भारती नाम रखा है, तो भारत उनको सिखाना, समझाना पड़ेगा। समझाते हैं तो दृष्टि बदल जाती है। जब मैं इम्फाल में गया था, वहाँ के विद्यापीठ में मेरा भाषण था छात्रों के बीच में, मेरे पहले के वक्ता ने भारत का वर्णन इंडिया इज कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसे किया था। मैंने भी यह बात पहली बार नहीं सुनी थी, लेकिन पहली बार मुझे खटकी है। जब मेरा क्रम आया तो मैंने कहा, इन्होंने कहा वो सही नहीं है, इंडिया की कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ये बात सही नहीं है। एक्चुअली क्या है, तो इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो सब बच्चों ने तालियां बजाई, वो स्वयंसेवक नहीं थे। यानी आप बात करते हैं तो दृष्टि मिलती है। तो हमको आरोग्य को ठीक करते करते इस भारत को हमको भी ठीक से जानना पड़ेगा, भारत को सिखाना पड़ेगा, हमारे आचरण व्यवहार से उन्हें भारत दिखाना पड़ेगा, और उनके अंदर का भारत जगाते हैं। ये जगता है तो लोग कैसे काम करते हैं। आखिरी बात कहकर मेरी बात पूर्ण करूंगा मैं। 1988 में गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ में बहुत बड़ा भीषण अकाल हुआ था। तो खेड़ा गुजरात वगैरह दक्षिण गुजरात के वहाँ थोड़ी नदी पानी की स्थिति ठीक थी, तो वहाँ से परिवारों से सुखड़ी नाम का एक पौष्टिक पदार्थ अनेक दिन तक घर में टिकता है, आटा घी और गुड़ का बना जो बनता है, ऐसे घर घर से सुखड़ी बनाकर वहाँ भेज रहे थे। बड़ौदा में मैं वहाँ विभाग प्रचारक था। तो सुखड़ी के ऐसे बॉक्सेस भरकर टेबलों में डालकर जा रहे थे। इतने में एक भिखारन जैसे देखने वाली एक
एक माता जी लट्टी टेकती हुई आई। वहाँ जो कार्यकर्ता खड़े थे उन्होंने पूछा, माँ जी क्या है? उसने कहा सुखड़ी। तब उनको लगा सुखड़ी मांगने आई है सुनकर, तो उसने कहा माँ जी यहाँ के लिए नहीं है, वो सौराष्ट्र में जहाँ अकल हुआ है वहाँ के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। तो उसने कहा बेटा मैं मांगने नहीं देने आई हूँ। उसने साड़ी के पल्लू में से एक छोटी सुखड़ी की एक पैकेट निकाला, एक छोटी पुड़िया निकाली, वो सही निकाली थी। 2 दिन के भिक्षा से जो आटा मिला था वो स्वयं भूखी रहकर उसने उसमें से सुखड़ी बनाकर वहां पर चलकर देने आई थी। ये जब अंदर का वहां जगता है कनेक्शन, तो कितना प्रचंड परिणाम ला सकता है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, आपके भी ध्यान में आते होंगे। इसलिए हम आरोग्य का रक्षण संवर्धन करते करते भारत को सिखाना, दिखाना, जगाना, यह भी काम करते रहे, यही अपेक्षा है। श्रीमान डॉक्टर मनसुख लक्ष्मी भाई मंडाविया जी का जन्म गुजरात में हुआ। आपका प्रारंभिक अध्ययन गुजरात भावनगर से हुआ। आप प्रारंभ से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुजरात के दायित्ववान कार्यकर्ता रहे। तदुपरांत वर्ष 2002 में गुजरात में विधायक रहकर सेवाएं दी। भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री पद पर सुशोभित हैं। आज किन्हीं कारणोंवश आप कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं हो सके। हम सभी उनका संदेश सुनेंगे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक को संबोधित करना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। लखनऊ में आयोजित इस बैठक के उद्घाटन सत्र में मैं खुद यहाँ आकर उपस्थित रहना चाहता था, लेकिन मैं आपके बीच वहां नहीं आ पाया और मुझे वर्चुअली शामिल होना पड़ रहा है। संघ के हर कार्यकर्ता के साथ देश के नागरिक भी आरोग्य भारती की गतिविधियों से परिचित हैं। आरोग्य भारती के कार्य की शुरुआत 2002 में हुई थी। तब से लेकर अब तक की 20 वर्षों की यात्रा में आरोग्य भारती का कार्य सभी शासकीय राज्यों तक यानी कि 86 से भी अधिक जिलों में पहुंच गया है। आरोग्य भारती स्वास्थ्य को संपूर्णता में देखता है और इसकी सुविधा देश के अंत्योदय तक पहुंचे, यही उद्देश्य है जिस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की हेल्थ को टोकन में नहीं लेकिन टोटल में देखने की बात हमेशा की है। जब हम स्वास्थ्य को संपूर्णता में देखने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और क्यूरेटिव एस्पेक्ट दोनों पर काम करना होता है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री जी ने हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया की सोच देश के सामने रखी। इंडिया के प्रोग्रेस में हेल्थ रिलेटेड एक्शन प्लान में प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन कार्यों के मूल में यह भावना है कि एक तरफ तो देश का आर्थिक विकास हो, वही दूसरी तरफ स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से कोई गरीब न हो, इलाज पर जेब से होने वाले खर्च यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम, इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इसके तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था तो आज की गई। गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हर स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम भी किया है। अब तक 1,20,000 से अधिक ऐसे केंद्र जन सेवा का कार्य करने लगे हैं। इन केंद्रों के जरिए अपने घर के आसपास ही लोग का बेहतर इलाज आज हो पा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत 1,50,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नेटवर्क दिसंबर 2020 तक विकसित किया जाएगा। अगर
समस्या का समाधान इस स्तर पर नहीं हो सका तो इसके लिए जिला अस्पतालों का नेटवर्क भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में एक मेडिकल खोलने की भी योजना बनाई है। देश में 174 नए मेडिकल कॉलेज आज खोले जा रहे हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत अगले 5 सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक आज खर्च किए जा रहे हैं। जिला स्तर के अस्पतालों से बड़े अस्पताल में अगर किसी के इलाज की शुरुआत है तो ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर में एम्स का नेटवर्क तैयार किया है। आज भी जब गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा की बात हो या गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य शिक्षा की, हमारे जहान में सबसे पहला नाम एम्स का ही आता है। पूरे देश में एम्स की संख्या बढ़ाकर 22 की जा रही है। इससे लोगों को टर्शरी केयर की बेस्ट सुविधा अपने ही राज्य में मिल रही है। सिर्फ अस्पताल खोलने से तो काम चलेगा ही नहीं, इनमें पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी होना चाहिए। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि पिछले 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल सीटों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 में पूरे भारत में तकरीबन 51,000 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटें थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इन सीटों की संख्या में तकरीबन 45,000 की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या बढ़कर 96,000 से भी अधिक आज के दिन में हो चुकी है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या तकरीबन 31,000 से थी, उससे बढ़कर वह 60,000 से अधिक ऑलरेडी हो चुकी है। यानी सिर्फ 7 सालों में देश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या में तकरीबन 29,000 यानी कि 29,000 की वृद्धि हुई है। हम सब जानते हैं कि इलाज पर होने वाले कुल खर्च का तकरीबन 60% खर्च दवाओं पर होता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही 8,750 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं बाजार से काफी कम कीमत पर आज उपलब्ध कराई जा रही है। जन औषधि परियोजना के तहत अब तक भारत के जरूरतमंद लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए की बचत करते हुए उत्तम स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाया है। हेल्थ सेक्टर में जब हम टोटल अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें एलोपैथी से आयुर्वेद को जोड़ने की भी बात शामिल है। आज भारत सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एलोपैथी और आयुष के बीच इंटीग्रेशन करने का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। आज वैश्विक स्तर पर फार्मा, मेडिकल डिवाइस, वैक्सीन के क्षेत्र में हमारे देश की बोलबाला है। जब आपातकाल होता है पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना के समय अपने देश को बचाते हुए हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाई और मानवता के प्रहरी बन के अपना कर्तव्य निभाया। आज मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का भारत एक ग्लोबल हब बन रहा है। पूरी दुनिया हाई टेक्निक्स के साथ सस्ते इलाज के लिए हमारे देश का रुख करती है। यही कारण है कि हम विश्व के लिए स्वास्थ्य मामले में डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनने के सामने आए हैं। ये संपूर्ण देश के लिए गर्व की बात है। आयुष्मान भारत
अमृता योजना की बात हो या प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, उज्ज्वला योजना की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन या नल जल योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं ने देश के आम जन के जीवन में खुशहाली का संचार किया है। अब लोगों को यह भरोसा हो गया है कि उनकी सरकार उनके साथ है, उनके हर दुख दर्द में सरकार का सहारा है। बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर की बढ़ी हुई संख्या और किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता से स्वस्थ भारत का निर्माण आज हो रहा है। इस स्वस्थ भारत के निर्माण में सरकार के साथ साथ आरोग्य भारती जैसे संगठनों और देश के आम नागरिकों की भी अहम भूमिका रही। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करें। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम मंचस्थ सभी महानुभावों से निवेदन करते हैं कि प्रतिनिधि मंडल बैठक 2022 की स्मारिका, आरोग्य भारती के साहित्य आरोग्य संपदा तथा आगामी वर्ष के कैलेंडर का विमोचन कर अनुग्रहित करें। स्मारिका के लिए डॉक्टर लक्ष्मी सिंह और डॉक्टर शिखा सिंह। मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए निवेदन करते हैं। अरे उनके लिए वो बनाया था ना वो वाला, और सब जाएंगे वहीं आएंगे। आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल बैठक 2022 के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह सम्मान्य डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी, आयुष सचिव भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा जी, आरोग्य भारती के संरक्षक डॉक्टर प्रवीण भावसर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोग्य भारती डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आरोग्य भारती डॉक्टर बीएन सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुनील जोशी जी, सीएमएस के संस्थापक प्रबंधक श्री जगदीश गांधी जी, वर्चुअली आज के इस कार्यक्रम में जिनका अभी संदेश प्राप्त हुआ है डॉक्टर मनसुख भाई मंडवा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, देश भर से आए हुए आरोग्य भारती से जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल आरोग्य भारती के सकल भारतीय प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित आप सभी प्रतिनिधियों का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आरोग्य भारती को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यह बैठक देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश न केवल देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। और भगवान धन्वंतरी जिनकी स्मृति को ध्यान में रखकर के हम लोग इस आयोजन को आगे बढ़ाते हैं,
उनकी पावन भावभूमि भी उत्तर प्रदेश की ही धरती है और इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आरोग्य भारती अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आरोग्य भारती के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति को हम सब ने बहुत नजदीक से महसूस भी किया। हम देख रहे थे बहुत सारी जगह इस प्रकार की स्थितियां थी कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए और जागरूकता के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे, उन कार्यक्रमों के साथ न केवल शासकीय स्तर पर बल्कि आम जनमानस की सहभागिता के माध्यम से जन जागरूकता के जिस कार्यक्रम को हाथ में लिया गया था, इसे आगे बढ़ाने की जब बात सामने आई थी तो आरोग्य भारती उन कुछ चुनिंदे संगठनों में से एक था जिसने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उत्तम आरोग्यता प्रदान करने के लिए कोरोना कालखंड में एक कार्य भी उस अभियान के साथ जुड़ करके एक सराहनीय प्रयास किया था। जैसे कोरोना कालखंड के दौरान में देख रहा था, लॉकडाउन प्रारंभ होते ही अगर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की मैं बात करता हूं, अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए स्वयंसेवक थे जो आम जनमानस की सेवा के लिए अपने आप को पूरी समर्पित भाव के साथ लगे हुए थे और आरोग्यता के क्षेत्र में आरोग्य भारती से जुड़े हुए स्वयंसेवक, वैद्य और चिकित्सक इस अभियान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने उस समय बहुत सारी चीजों को सामने रखा था और जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में बात आती है कि कोरोना में भारत का परिणाम दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर कैसे रहा। ये सबके सामने है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णय और समय पर की गई व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश के अंदर उनका संवाद और उनका संबोधन और मार्गदर्शन कोरोना के इस प्रबंधन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन तो कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ सरकारी मशीनरी के साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके जो कार्य किया, दूसरा भारत की जो हमारी जीवन पद्धति है, इस जीवन पद्धति ने भी प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। कोई भारतीय परिवार ऐसा नहीं होगा जो अपने दैनिक भोजन में हल्दी का सेवन न करता हो। हल्दी की ताकत को और उसके सामर्थ्य को दुनिया ने कोरोना कालखंड में समझा होगा, लेकिन हजारों वर्षों से अपने नियमित दिनचर्या का हिस्सा
हमारी रसोई का अगर कुछ बना है तो हल्दी जरूर बना है, या हम अपने दैनिक कार्यों में जिसका उपयोग करते रहे हैं, आयुष की ताकत को, जो आयुष की ताकत को दुनिया ने कोरोना कालखंड में भले ही समझाओ, लेकिन याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद आदरणीय मोदी जी ने आयुष से जुड़े थे इन सभी विभागों को एक साथ जोड़ करके देश को एक नए मंत्रालय के रूप में एक नई दिशा देने का काम भी किया। ये सभी चीजें बताती हैं कि ताकत हमारे पास पहले भी थी, लेकिन हमने कभी उसको उस रूप में महत्व देने का प्रयास नहीं किया। योग की परंपरा के साथ हर व्यक्ति जुड़ता था, उसका दोनों पक्ष थे। कुछ लोग अपने आध्यात्मिक उन्नयन के साथ योग की परंपरा के साथ जुड़ते थे, कुछ लोग उससे पीछे भागते थे, अनेक प्रकार की बातें थी उसमें थी। लेकिन जब 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से जब उसे मान्यता प्राप्त हुई, तो आज भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 250 देश भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से लालायित दिखाई देते हैं। 21 जून की तिथि को दुनिया के कोने कोने में, भारत के अंदर तो हर पार्क में और हर सार्वजनिक स्थान पर योग के साथ जुड़ते हुए, और जो एक कार्यक्रम बनता है पूरे पखवाड़े का, इसके साथ तो हम जुड़ते ही हैं, लेकिन दुनिया के अंदर भी योग के प्रति आम जन के मन में जो भाव है, वह भारत की इस समृद्ध आरोग्यता के प्रति इस भाव को प्रदर्शित करता है। आखिर इसका भाव आया कहां से? क्योंकि भारतीय मनीषा तो एक ही बात करता रहा है कि शरीर माध्यम, और इसलिए उसके समय पे जगने की आदत रही हो, समय पे सोने की आदत रही हो, समय पे अपने भोजन की दिनचर्या के साथ जुड़ने का रहा हो, या रसोई का हिस्सा रहा हो, या अपने जीवन के प्रत्येक संस्कार से जुड़े हुए उन सभी कार्यक्रमों को हर भारतीय परिवार और हर भारतीय नागरिक उसके साथ अपने आप को जोड़ता रहा है। भारतीय मनीषी उसी बात को लेकर के सदैव हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश देते रहे हैं। और इसीलिए कोरोना कालखंड में जब रिजल्ट की बात सामने आई, यद्यपि ये अपने आप में एक बड़ी ऐसी स्थिति भी लगती है कभी कभी कि महामारी के दौरान हम लोग कैसे तुलना कर सकते हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर यह बात सामने आती है तो हम लोगों को बोलने में कोई संकोच नहीं होता। हो सकता है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में कमजोर रहा हो, लेकिन कोरोना कालखंड में बेहतरीन प्रबंधन के दृष्टि से भारत का जो परिणाम था वह इन सभी देशों से बहुत अच्छा रहा। रिजल्ट भी हमारे पक्ष में बहुत अच्छा था। आप देखेंगे यूएस की जो कुल आबादी है वह भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन जब परिणाम की बात आती है तो रिजल्ट में कोरोना से भारत से 1.5 गुना मौतें अकेले यूएस में हो गई। यूरोप के परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये चीजें दिखाती हैं कि दुनिया जीवन में स्वानुशासन भी उतना ही महत्व रखता है जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी वैल्यू होती है। और आज जिस दिशा में भारत के अंदर ये संभावनाएं बढ़ी है, हेल्थ टूरिज्म की जिन संभावनाओं को आज भारत आगे बढ़ा रहा है, इसलिए उन संभावनाओं में एक नई गति दी है, जो एक नए तरीके से कार्य करना प्रारंभ हुआ है।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी आज के दिन में 25 करोड़ है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में हमारे 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2017 से लेकर 2022 के बीच में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए मेडिकल कॉलेज के साथ एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुके हैं। जो शेष 16 जनपद हमारे बचे थे, जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए थे, गवर्नमेंट या निजी क्षेत्र ने जहां पे रुचि नहीं ले पाए और समय पे उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाए, वहां पर भी हमने पीपीपी मोड पर इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तो उसमें भी हमारे 6 जनपदों में ये कार्य हम लोग चयन की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। यानी मात्र 10 जनपद आज के दिन पर हमारे पास कुछ ही दिनों के बाद रहेंगे, जहां पे निजी क्षेत्र अथवा सरकार शासकीय माध्यम से कोई एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया का कार्यक्रम वहां पे पूरा किया जा सके। आज उस दिशा में तेजी के साथ प्रयास प्रारंभ हुआ है और इस दिशा में वास्तव में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की आरोग्यता के बारे में उस प्रकार की पहल को और उस प्रकार की जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इस दिशा में जितने भी प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आपके सामने एक उदाहरण मैं दूंगा और मैं सचमुच जिन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं वो बातें भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। उनमें से जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, कमिश्नरी के साथ साथ बस आपका बरेली और सहारनपुर कमिश्नरी तक 38 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पर मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। ये जो सीजन था वर्तमान में मध्य जुलाई से लेकर मध्य नवंबर तक प्रतिवर्ष इस सीजन में वहां पर 1200-1500 से लेकर 2000 तक मौतें होती थी। ये मौतें 1 से लेके 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी और 40 वर्ष में इन 38 जनपदों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई थी। आप आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्षों में इस दिशा में कोई प्रयास क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हम उस रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफल हुए? एक भी संस्थान के पास इसके बारे में सोचने की, उस पर शोध करने की, इसका क्या कारण है, इस दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इतनी फुर्सत क्यों नहीं रही? मैं जब 1998 में पहली बार सांसद बना, मुझे बताया गया कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? तो मुझे बताया गया कि बीमारी है, बच्चों की बीमारी है। भोजपुरी भाषा में लोगों ने कहा, उसका नाम दिया था नो की बीमारी। तो मैं देखने के लिए गया था। मैंने पूछा कि इसके कारण क्या है, तो क्यों लक्षण के आधार पर उपचार चल रहे थे। मैंने कहा इसका जांच कहां होता है? कहा साहब सैंपल भेजते हैं एनआईवी पुणे और जब तक परिणाम आता है तब तक या तो बच्चा मर चुका होता है या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग हो चुका होता है। हम लोगों ने अभियान प्रारंभ किया उसके खिलाफ। मैंने शासन से भी बात की, सड़कों पे भी आंदोलन शुरू किया और
19 वर्ष तक मैं आंदोलन करता रहा, संसद के हर सत्र में इस मुद्दे को उठाता रहा। सरकार के स्तर पर थोड़ा बहुत प्रयास हुआ भी, इतना रहा कि देखिए कितने हम अभी भी पीछे थे। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया था, लेकिन 5-6 वर्षों के आंदोलन के बाद इतना था कि वह वैक्सीन 2006 में भारत आया। 100 साल लगे जापान से भारत में वैक्सीन आने में, लेकिन मौत के आंकड़े तब भी नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। एक वायरस नियंत्रित किया गया, वायरस ने अपना नेचर बदला। पहले वह जापानी इंसेफ्लाइटिस था, बाद में वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो गया। और 2017 में जब प्रदेश में फिर सरकार बनी, मेरे सामने चैलेंज था, क्योंकि अब तक तो मैं संसद में बात उठा करके और सड़कों पे आंदोलन करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता था कि देखिए साहब सरकार के स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब तो मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी थी। मैंने अलग अलग क्षेत्र से लोगों से पूछा, मैंने कहा देखो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं आंदोलनों के माध्यम से और बार बार इसको विभिन्न स्तरों पर रखने और इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों के पास बातचीत करके कि केवल उपचार इसका समाधान नहीं हो सकता। हमें बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता को भी माध्यम बनाना पड़ेगा। और सौभाग्य से तब तक स्वस्थ भारत मिशन लागू हो चुका था। हर घर शौचालय निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी थी। और मैंने वे सभी आंकड़े निकाले कि भाई आखिर कहां कहां पर ये बीमारी से ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं, उन गांवों की सूची निकाली। प्रदेश में अंतर विभागीय समन्वय कराया और स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन को, आयुष को, नगर विकास को, ग्राम्य विकास और पंचायती राज को, बेसिक माध्यमिक शिक्षा को, दिव्यांगजन कल्याण विभाग को, समाज कल्याण विभाग को, महिला और बाल विकास विभाग को, इन सबको मैंने जोड़ा और फिर मैंने सामूहिक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाया। जब मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए कुशीनगर जनपद जो सर्वाधिक प्रभावित जनपद था, जब उस जनपद में गया तो आपने शुरुआत की थी वहां पर उन बस्तियों में स्वच्छता के लिए एक तो सफाई अभियान की, दूसरा वहां पे उन परिवारों को मुसहर बस्तियों में साबुन वितरण करने की और उनको बताया गया कि हाथ कैसे साफ करने हैं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा पहला जो अभ्यास कराया गया वह कैसे हम लोग वायरस से बचाव के लिए हाथ की सफाई रखें, कैसे सफाई करनी है क्या। लेकिन ये हमने 2017 में जब वहां शुरू किया तो मीडिया मेरे खिलाफ 3 दिन तक मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चला था कि देखिए गरीबों का अपमान हो रहा है। यानी हम गए थे बचाने के लिए, लेकिन 3 दिन तक मेरे खिलाफ अभियान चलता था कि देखिए अब साबुन वितरण करके उन गरीबों का अपमान किया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष हमने एक तो अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से फोकस्ड कार्रवाई की, सभी विभागों से कहा और मैं स्वयं हर 15 दिन में इनकी रिपोर्ट लेता था। आप बताइए आपका क्या कार्य है, आपने क्या किया है, मुझे रिजल्ट दीजिए। हर एक विभाग की समीक्षा सभी सामूहिक रूप से करने लग गया। नोडल विभाग मैंने स्वास्थ्य विभाग को बना करके इसको निरंतर इसके साथ मैंने आगे कार्य प्रारंभ किया और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति वहां पर करवाई। आप आश्चर्य करेंगे कि 5 वर्ष के अंदर हम लोग आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों की जिन क्षेत्रों में मौत हुई थी, आज वहां पर यह बीमारी पूरी तरह समाप्ति की ओर है। मैं इस बीमारी से बिहार के अंदर होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर के बिहार सरकार से मिलने के लिए भी गया था। मैं उस समय सांसद था। वहां की सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि बीमारी से मौत हो रही है। मैंने कहा भी नहीं ये सच है। और मैंने तो उनके पास मैंने उनको बताया देखिए आपके इन गांवों से इन जनपदों से बीमारी लोग आ रहे हैं, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती होते हैं। आखिर कहां खामी है? हमारा चिकित्सक, हमारा वैद्य आखिर इसमें
क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? जिस बीमारी को सरकार थोड़ी सी पहल करके 40 वर्षों की इस बीमारी को हम लोग 4 से 5 वर्षों में, मैं भी गोरखपुर गया था और इसकी मैं समीक्षा कर रहा था। मुझे बताया गया कि इस बार मात्र 40 मरीज आए थे जिस दिन मैं इसकी समीक्षा कर रहा था, और 40 में से 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के थे, 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के थे, और मौत 0 है। नहीं तो अब तक गोरखपुर में 200 से 250 मौतें होती थी इस दौरान। कारण क्या है? हमने कभी डाटा कलेक्शन की आदत नहीं डाली, डाटा एकत्र नहीं करते। दूसरा, बीमारी का कारण क्या है और उसका समाधान की दिशा में क्या कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी हम लोग कार्य करने के आदी नहीं। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जब अपनी परंपरागत पद्धतियों में भुला दिया, तुकबंदी करने लग गए, केवल सुनी सुनाई बातों पर हम लोग बात करने लग गए, या हो सकता हो प्रभावी भी रहा हो, लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं था, कोई रिसर्च पेपर नहीं था, कोई इस प्रकार के प्रमाणिक तथ्य हम किसी भी मंच पर प्रस्तुत करने में जब विफल रहे तो हमारी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और परिणाम क्या था? हमें मान्यता किसी भी स्तर पर नहीं मिल पाई। हल्दी को, नीम को कोई दूसरा देश जब अपने नाम पे पेटेंट करवाता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। करे, हल्दी का उपयोग तो हम रोज अपनी सब्जी में और अपने यहां दाल में करते हैं, हमारा कोई भोजन हल्दी के बगैर होता ही नहीं है, जानते हुए कि हल्दी में कोई स्वाद नहीं, लेकिन ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है। हल्दी के अंदर कुछ ऐसे गुण जरूर हैं जो एंटी एलर्जिक भी है, और यह वे तमाम प्रकार के गुणों की एक खान है, और इसको तो हमारे शास्त्र पहले से कहते आ रहे हैं, तब हम लोग उसके खिलाफ लड़ते हैं, तब हम उसके खिलाफ बोल पड़ते हैं। कोई योग को अपने नाम से पेटेंट कराता है, आखिर हमारे लोग क्यों इसमें मौन थे? और उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम नए समय के अनुरूप अगर अपने आप को आगे ढाल पाएंगे, चल पाएंगे, क्योंकि आज आपके पास जो डाटा होगा, आपका जो रिसर्च होगा, और आपके द्वारा जो पेटेंट करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं देखता हूं व्यक्ति एक बार डिग्री ले लिया, उसके बाद तो फिर वो रिफ्रेशर कोर्स में या किसी सीएमई में भी जाना बहुत कम कर देता है, अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देता है। सरकारी नौकरी में लग गया तो उसके बाद तो फिर भगवान भरोसे है, ये मान लेता है कि अब तो जिंदगी भर प्रमोशन तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो ही गया। तो ये जो जन्मसिद्ध अधिकार की जो प्रवृत्ति है, ये हर एक क्षेत्र में हमें पिछाड़ता है, और इसी में हम लोगों को आज नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। आज भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा रही है, और उस नए प्रयास को मुझे लगता है कि आरोग्य भारती जैसे संगठनों को नेतृत्व देना चाहिए। आरोग्य भारती इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है। आरोग्य भारती ने बहुत अच्छे सुझाव हमें कोरोना कालखंड में दिए थे। आरोग्य भारती इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। ये संभावनाएं हमारे पास मौजूद है, और मुझे विश्वास है कि आरोग्य भारती का ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इन सब पर मंथन करते हुए हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलापों के अंदर जो हमारा नित्य प्रति की दिनचर्या है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, हमारे नियमित खान पान किस रूप में है, और इसका आरोग्यता से क्या संबंध है, या फिर अन्य चीजों को लेकर के भी बहुत चीजें हम लोग देश और दुनिया के सामने दे सकते हैं। आधी बीमारी तो केवल सावधानी और सतर्कता से हम दूर कर सकते हैं। शेष जो बीमारी बचेगी, उस बीमारी को दूर करने के लिए थोड़े से प्रयास और होंगे तो हम लोग एक स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। आज आप देख रहे होंगे एक नई व्यवस्था आपने बना, एक नई जो चीजें प्रारंभ हुई है,
खेती बाड़ी में भी अन्न हम पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कितने बड़े पैमाने पर आप करते हैं, कितने बड़े पैमाने पर इसमें पड़ता है। प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खेती के साथ ही उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को भी उसके साथ जोड़ना। सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया। हम लोग अब पिछले 2 वर्ष के अंदर 1,10,000 हेक्टेयर भूमि को हमने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा है। अगले 1 वर्ष के अंदर फिर हम लोगों ने 1,00,000 हेक्टेयर को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के लक्ष्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। उसके सर्टिफिकेशन के लिए भी हम लोगों ने अपने चारों कृषि विश्वविद्यालयों को कह दिया है कि भाई आपको अपनी लैब को इन्हें सर्टिफाई करने के लिए तैयार करना है। एक समय सीमा के अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ हम जोड़ रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। गौ माता भी बचेगी और साथ साथ उत्तम खेती के माध्यम से विष मुक्त खेती भी हम लेकर के उत्तम आरोग्यता की दिशा में एक नया प्रयास इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें तमाम संगठन कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में भी आरोग्य भारती जैसी संस्थाओं को भी शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी खाएंगे वह व्यक्ति के पेट में जाकर के अगर गलत होगा, विष होगा, तो विष अपना प्रभाव दिखाएगा और अगर वह विष मुक्त होगा तो उसकी उत्तम आरोग्यता में भी उसका योगदान हो सकता है। हर घर नल की योजना कैसे इस दिशा में अच्छा प्रयास हो सकता है। शुद्ध पेयजल की भूमिका क्या हो सकती है, ये हर घर नल योजना के माध्यम से भी, जल जीवन मिशन के माध्यम से इसे भी प्राप्त करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी बहुत कुछ होगा, छोटे छोटे प्रयास, डाटा कलेक्शन, पीएचडी में किस रोगी में कौन से लक्षण हैं और इसके कारण क्या हैं, इन सभी चीजों को, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी, कभी कभी व्यक्ति बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं होती, मानसिक भी होती है। एक बार मुझे एक संत गए, उन्होंने कहा मैं बहुत बीमार हूं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिल्ली दिखाता हूं। 4 लोग उनको टांग करके लेके आ गए रेलवे स्टेशन पर। मेरे लिए बड़ी समस्या कि उनको कहां मैं लेके जाऊं। खैर मेरे पास बर्थ था, मैंने उसमें उनको लिटाया। दिल्ली में मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गया, एम्स में लेके गया। एम्स के डायरेक्टर ने उनको देखा और एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि इनको तो कोई बीमारी नहीं। वो कह रहे साहब मैं तो लखनऊ में जो है इतने 1000 की जांच करा चुका हूं, मुझ पे बेड भी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। डॉक्टर ने उनकी बेड उतारी और उसको डस्टबिन में डाल दी। वो चिल्लाए, अरे साहब ये तो हजारों रुपए की बेड है। कहा ये हजारों रुपए की बेड ही नहीं, आपकी बीमारी का कारण भी है। उन्होंने कहा पहले थोड़ा चलिए। वो थोड़ा भयभीत थे, कहां मैं गिर जाऊंगा, कहां गिरने दीजिए। वो थोड़ा चले, कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, आप केवल समय पे जगने की आदत डालिए, समय पे भोजन लेने की आदत डालिए और अपने खान पान को दुरुस्त कर लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं। मैं एक पेन किलर दे रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा योगी जी आप इनको थोड़ा कुछ योगासन सिखा दीजिए कि ठीक हो जाए, कोई बीमारी नहीं। और मैं देख रहा था उसके बाद वो कम से कम 20 साल और जिए और स्वस्थ जीवन जिए। एक हमारी रहन सहन खान पान की जो पद्धति है ये भी बीमारी का कारण बनता है। इन सब पर भी ध्यान देकर के और हमें इसके डाटा कलेक्शन करने चाहिए, फिर उसको प्रकाशित करने चाहिए, अच्छे मैगजीन में, अच्छे जर्नल में जाएं। फिर जो चीज आपको लगता है कि बहुत नया है, अगर आवश्यकता पड़ती है उसके पब्लिकेशन के साथ साथ उसके पेटेंट की प्रक्रिया के साथ भी जुड़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आरोग्य भारती को इस दिशा में एक नए अभियान को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। इस नए एज की, न्यू एज की इस पद्धति को जब हम अपनाएंगे तो आप देखना वैश्विक मंच पर एक बार फिर भारत छाता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आरोग्य भारती के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहां पर अपने चिंतन और मंथन से जिस अमृत को यहां से निकालेंगे उसको आम जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की प्रति मेरी शुभकामनाएं।
धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि आरोग्य भारती ने गोरखपुर क्षेत्र में स्वर्ण के माध्यम से इस बीमारी के रोकथाम के लिए कार्य किया है और भड़सार ग्राम उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पब्लिकेशन और साहित्य में भी और अनुसंधान में भी आरोग्य भारती उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आरोग्य भारती के अखिल भारतीय कार्याध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर BN सिंह जी। अति सम्मानित मंच, सम्मानित समाज, अब हम इस उद्घाटन कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अच्छे शासक के साथ साथ कुशल प्रशासक भी हैं तथा सामान्य जनता में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं, जिनका देश के अनेक मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण अनुसरण करते हैं। उनके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं कि आज आप व्यस्तम समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और उनकी उपस्थिति और आशीर्वचन से हम सब देश भर के कार्यकर्ता अपने मनोबल को बढ़ा रहे हैं। दूसरे डॉक्टर श्री मनसुख मांडविया जी, जो भारत सरकार में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण माननीय मंत्री हैं, यद्यपि उनकी किसी खास व्यवस्था के कारण वीडियो के माध्यम से अपना संदेश ही हमें दे पाए हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उसी प्रकार हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है और आगे एक अन्य सत्र में भी अपने विचार हम लोगों के समक्ष रखेंगे। आज सौभाग्य से हमारे बीच हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष माननीय मंत्री श्री दयाशंकर जी, मिस्टर दयालु जी उपस्थित हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इनके आगे टाइटल में दयालु लिखा हुआ है, दयालु हैं। इस वजह से आगे हमारे आयुष में भी इनके आने से बहुत से आगे बढ़ने के चांसेस मिले हैं और बढ़ रहे हैं। मंच पर उपस्थित और एक प्रमुख व्यक्ति जो अपने कार्यकर्ता ही हैं और वर्तमान में भारत सरकार के ये आयुष मंत्रालय में सचिव हैं, वैद्य, ऐसे वैद्य राजेश कटराजा जी, जिनके मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय उत्तरोत्तर नए नए प्रयोग करते हुए प्रतिभान स्थापित कर रहा है। उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। विदित ही है कि उनका विचार इस उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र में हम सभी को मिलने वाला है।
हमारे इस मंच पर एक और सम्मानीय व्यक्ति उपस्थित हैं जिनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना हम इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से नहीं निभा पाते सकते थे। ऐसे इस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ में अग्रणी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी ख्याति है, इसके प्रमुख श्री जगदीश गांधी जी का मैं आभार मानता हूँ और इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि वह आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और हम सबको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे निमंत्रण पर लखनऊ महानगर और प्रदेश के अन्य स्थानों से पधारे ऐसे गणमान्य नागरिक बंधु उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जहां एक तरफ आरोग्य भारती और उसके विचार की जानकारी मिली है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश भर के आए हुए प्रतिनिधियों को भी लखनऊ महानगर की प्रतिभाओं का आभास हुआ। इस कार्यक्रम में जन सामान्य तक पिछले कई दिनों से आरोग्य भारती की जानकारी और समाचार पहुंचाने वाले ऐसे सभी मीडिया के बंधु भगिनी और जो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वे भविष्य में भी आरोग्य भारती के प्रति इस प्रकार का सहयोग करते रहेंगे। इस अंत में मैं सभी को आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं।